राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की तैयारी हेतु प्रैक्टिस पेपर द्वितीय विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम के बने हैं। शुद्ध एल्यूमिनियम से बने बर्तन दिखाई दे रहे हैं। एल्यूमिनियम सामान्यतः तापमान पर ठोस स्वरूप में होता है। उसका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2519 डिग्री सेल्सियस है। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने रख दिया जाए जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा? सबसे पहले कौन सा बर्तन पिघलेगा? तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेंगे क्योंकि तीनों ही बर्तन एल्यूमिनियम के हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जिंक जिंक एक प्रतिक्रियाशील धातु है। इसके एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से भरे टेस्ट ट्यूब में डाला गया। ट्यूब में बने बुलबुलों से यह पता चला कि कोई गैस निकली है। जब एक जलती हुई माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया तो वह पॉप की आवाज़ निकलने के बाद बुझ गई। टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी हो सकती है? चूँकि माचिस की तीली बुझ गई तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। वह गैस हाइड्रोजन है। यानी जिंक से हमने जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराया तो हाइड्रोजन गैस वहाँ मुक्त हुई। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नवांग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। यह पता लगाने के लिए कि किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, उसने एक परीक्षण किया। उसने एक गिलास में बालू, दूसरे में मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी और तीसरे में ह्यूमस युक्त मृदा ली और फिर यह प्रत्येक गिलास में थोड़ा पानी डाल देता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। कौन सी मृदा पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी है? ये देखिए, ये चित्र दिखाया गया है। तो कौन सी मृदा पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। ह्यूमस युक्त मृदा, जिसमें ह्यूमस है, वह मृदा पादपों की वृद्धि के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। श्याम ने 4 पात्र ABCD में कुछ मात्रा में पानी भरा और प्रत्येक पात्र में पानी का स्तर नोट किया। चारों में पानी भर के प्रत्येक में पानी का स्तर नोट किया। फिर उसने प्रत्येक पात्र में पानी की मात्रा को दुगना कर दिया। नीचे पानी को दुगना करने से पहले मूल पात्र दिखाए गए हैं। ये देखिए, मूल पात्र दिखाए गए हैं। इनमें से किस पात्र में पानी का स्तर पहले से एकदम दुगना हो जाएगा? देखिए, पात्र जो डी है उसमें पहले से एकदम दुगना पानी का स्तर इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पर ये देखिए दिख रहा है, उसी स्तर में फिर से पानी की वृद्धि हो रही है, इसलिए एकदम दुगना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दुगना नहीं होगा, दुगने से थोड़ा कम होगा। यहाँ पर दुगने से थोड़ा अधिक होगा क्योंकि ऊपर पात्र सकरा हो रहा है। यहाँ पर दुगने से कम होगा क्योंकि ऊपर पात्र चौड़ा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप भूकंप के दौरान घर के बाहर हैं तो इनमें से कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित है? कहाँ पर आप सबसे सुरक्षित होंगे? खुली जगह में आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश की एक किरण तब अपवर्तित होती है जब, कब अपवर्तित होती है? जब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग हो, तब प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई किरण यदि सघन माध्यम से, ये देखिए विरल माध्यम में यदि प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। गर्म पानी से भरे गिलास में रखने पर इनमें से कौन सी वस्तु सबसे तीव्र गति से गर्म होगी? सबसे तीव्र गति से धातु का चम्मच, देखिए प्लास्टिक का चम्मच, लकड़ी का चम्मच। प्लास्टिक और धातु एक ही समय में समान ऊष्मा प्राप्त करेंगे? नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 2 गिलास में 1 लीटर पानी डालकर 1 लीटर पानी को गर्म करने पर कितनी देर लगेगी? 2 गिलास में 1 लीटर पानी डालकर 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में 2 गिलास में 1 लीटर पानी को गर्म करने में
प्रश्न 8 है, जो द्रव विद्युत चालन करते हैं वे खालिस्तान विलयन होते हैं। विद्युत चालन वाले कैसे विलयन होते हैं? सभी अम्ल, क्षार और लवण। यह सभी अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं जो विद्युत चालन करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, तालिका के अनुसार ध्वनि तीव्रता से उस पदार्थ से प्रवाहित होती है। ध्वनि तीव्रता से क्या प्रवाहित होती है? ऐसे कण होते हैं जो एक साथ करीब होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। देखिए, पदार्थ है यहाँ पर, ध्वनि की गति मीटर प्रति सेकंड, वायु में 300 मीटर प्रति सेकंड है, ताज़ा पानी में 1497 मीटर प्रति सेकंड है, नमकीन पानी में 1560 मीटर प्रति सेकंड है और तांबा में 3901 मीटर प्रति सेकंड है ध्वनि की तीव्रता। तो तालिका के अनुसार ध्वनि की तीव्रता उस पदार्थ से प्रवाहित होती है। ऐसे कण हैं जो एक साथ करीब होते हैं तो उसमें तीव्रता अधिक होगी। जितने ज़्यादा करीब होंगे कण उतनी ज़्यादा तीव्रता अधिक होगी। देखिए, ठोस में तीव्रता अधिक है, यहाँ पर नमकीन पानी में ताज़े पानी के मुकाबले अधिक है और वायु के मुकाबले पानी में अधिक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं। देखिए, 4 भाग यहाँ पर दिखाए गए हैं। पादप क और पादप ग को एक समूह में रखा गया है और पादप ख और पादप ख को दूसरे समूह में रखा गया है। नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें इन 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है? किन विशेषताओं, पत्तों की बनावट के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है? क और ग को एक समान और ख और घ को एक समान रखा गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। एक द्रव जो विद्युत का संचालन करता है उसे विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता एक विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट की होनी चाहिए? विद्युत अपघट्य की क्या विशेषता होनी चाहिए? इसके विलयन में मुक्त आयन होने चाहिए, तभी तो यह विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 12 है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, रवि 3 गिलासों में पानी और नमक को तब तक मिलाता है जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह से विलय हो जाता है। तो फिर वह तीनों गिलासों से पानी के स्वाद को चखता है, उसे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है उसे? रवि को सभी गिलासों के पानी का स्वाद एक समान नमकीन है, इसमें और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता। तो ऐसे विलयन की अवस्था को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। प्रश्न 13 देखिए, अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए शिशुओं को वयस्कों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है इसका अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होने का? उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे हैं और नए प्रोटीन ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। प्रश्न 14 है, तालिका में पेट्रोलियम से बने यौगिक को श्रेणीबद्ध करके कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाया गया है। तो देखिए, उत्पाद दिया हुआ है हमारे पास और एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या। पेट्रोलियम गैस 1 से 4, पेट्रोल में 5 से 10, मिट्टी के तेल में 10 से 12, डीजल में 13 से 15, ईंधन तेल में 15 से 18, स्नेहक तेल में 17 से 20, मोम में 20 से 30 और विटुमेन में 30 से ऊपर होती है। किस पदार्थ में ऑक्टेन यानी C8H18 होगा? किस पदार्थ में ऑक्टेन होगा? पेट्रोल में ऑक्टेन होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। प्रश्न 15 है, सलीम 4 समान पात्रों PQ और RS में समान मात्रा में 100 ग्राम पानी लेता है और उनमें निम्नलिखित पदार्थ मिलाता है। पात्र P में 5 ग्राम नमक, Q में 5 ग्राम शहद, R में 5 ग्राम नारियल का तेल और S में 5 ग्राम चाक पाउडर।
फिर वह 5 घंटे के लिए सभी पात्रों को धूप में रखता है। किस पात्र में पानी की कम से कम मात्रा वाष्पित होने की संभावना है? किस पात्र में सबसे कम संभावना है? पात्र आर में, क्योंकि पात्र आर में नारियल का तेल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न 16 है, फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और उनकी खुशबू भी विभिन्न प्रकार की होती है। फूलों में विभिन्न रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों फूलों में रंग और खुशबू अलग अलग होती है? परागण के लिए, अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी? हमें पता है कि बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है PA दाब गुणा क्षेत्रफल। तो अब देखिए, हमें दाब की इकाई चाहिए तो हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा? बल की इकाई क्या है? न्यूटन, और क्षेत्रफल की इकाई क्या है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? दाब की इकाई हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 18 है, FeOH3 और H2SO4 की जब हम क्रिया करेंगे तो Fe2SO4 ट्राइस प्लस H2O यहाँ पर बन रहा है। तो ऊपर दी गई प्रतिक्रिया में लोहे की संयोजकता क्या है? हमें लोहे की संयोजकता बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, लोहे की संयोजकता कितनी है? 3 है। ये देखिए, यहाँ पर लोहे की संयोजकता 3 है। ये आयरन की संयोजकता 3, ये देखिए। तो चलिए अब हम लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 19। दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग P की तुलना में ध्वनि तरंग Q, दोनों ध्वनि तरंग की यदि हम तुलना करते हैं तो क्या होता है? कम तारत्व वाली है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। पहले ध्वनि तरंग क्या है? P है, उसकी तुलना में ध्वनि तरंग Q क्या है? कम तारत्व वाली है। अब आगे लेंगे 20वें नंबर का प्रश्न। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगे होते हैं? इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से दिखाया गया है कि टुकड़े पानी में कैसे दिखाई देंगे? ऑप्शन नंबर बी सही है। परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, फोकस के अत्यधिक निकट लगे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 21वें नंबर का प्रश्न है, शीला और उसके दोस्त लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सही है? कौन सही है? तौफीक, यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो ये विलुप्त हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यह प्रयोग क्या दर्शाता है? क्या दर्शा रहा है प्रयोग? देखिए, यह है ऊष्मा स्रोत है, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा निकल रही है, प्लास्टिक की थैली है और ये कप है, कप का पानी है। तो देखिए, कप का पानी ऊष्मा पाकर वाष्पीकृत होता है और उसके बाद कुछ समय बाद देखो क्या हो रहा है, कप का पानी वाष्पीकृत हो रहा है थैली में। ये यहाँ पर वाष्पीकरण के बाद फिर थैली के किनारे में पानी की बूंदें जमती हैं और उसके बाद फिर वर्षा की तरह वापस ज़मीन पर गिरती हैं। ऐसा प्रयोग यह दिखाया गया है। तो यह प्रयोग क्या दर्शा रहा है? यह प्रयोग दर्शा रहा है पृथ्वी पर जल चक्र को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 23वां प्रश्न है, जल, पवन अथवा बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटाना अपर्दन कहलाता है। मृदा की ऊपरी सतह का हटाना क्या कहलाता है? अपर्दन। निम्नलिखित में से किसका संभवतः मृदा अपर्दन पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा? मृदा अपर्दन का सबसे कम प्रभाव इनमें से किस पर पड़ेगा? घास को उखाड़े बिना ऊपर से काटना। यदि आप ऊपर से घास काट रहे हो तो मृदा अपर्दन रुकेगा, मृदा अपर्दन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 24वां देखिए, इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा अंडवाहिनी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में परावर्तन कोण क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर देखिए ये है हमारा अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिलंब तो 90 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पर जब 60 अंश का कोण इस तरफ बना है तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 30 अंश का होगा। आपतन कोण भी कितने अंश का होगा? 30 अंश का। आपतन कोण का मान क्योंकि परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 अंश। ऑप्शन नंबर ए सही है। 26वां प्रश्न है, एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे होता है? एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे होता है? यह जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इस चित्र में माता के शरीर के अंदर बच्चा दिखाया गया है। एक नलिका जैसी रचना माता को बच्चे से जोड़ती है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम नलिका, ये नलिका है, माता का शरीर है। यह नलिका ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता के शरीर से बच्चे के शरीर तक ले जाती है। यही नलिका बच्चे के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को लेकर माता के शरीर तक ले जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तब इस नलिका की आवश्यकता नहीं रहती और उसे काट दिया जाता है। क्यों हम इस नलिका को काट देते हैं? तो देखिए, क्योंकि बच्चे के पाचन अंग एवं फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। रामू ने नीचे दी गई कुछ चीज़ों को अपने बगीचे के एक कोने में गाड़ दिया। बगीचे के कोने में गाड़ दिया। क्या है? टूटे हुए अंडे का खोल, पेंसिल के छिलके, सूखी पत्तियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ, फल और सब्जी के छिलके। यदि उस जगह को 5 साल बाद खोदा जाए तो सबसे अधिक संभावना को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सी चीज़ वैसी ही रहेगी? 5 साल बाद भी कौन सी चीज़ जैसी गाड़ी गई थी वैसी ही रहेगी? तो प्लास्टिक की थैलियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 29वें नंबर का प्रश्न देखिए, दिशा ढूंढने के लिए यात्री चुंबकीय कंपास के अलावा और किस चीज़ का उपयोग करते थे? चुंबकीय कंपास के अलावा और किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? तारामंडलों को पहचानना, कौन से तारे किस दिशा में दिखाई देते हैं, उस हिसाब से वह दिशा की पहचान करते थे। फिर देखिए 30वें नंबर का प्रश्न है, जिराफ विश्व के सबसे ऊंचे प्राणियों में से है जबकि गोल्ड फिश काफ़ी छोटी है। जिराफ बड़ा प्राणी की कोशिकाओं और गोल्ड फिश छोटा प्राणी की कोशिकाओं के आकार की तुलना के बारे में क्या कहा जा सकता है? दोनों की कोशिकाओं के आकार की तुलना के बारे में क्या कह सकते हैं? प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग समान होता है, चाहे प्राणी बड़ा हो चाहे छोटा हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। 31 देखिए, सोहेल ने एक कीप में रखे फिल्टर पेपर पी के माध्यम से कीचड़ वाले पानी का एक नमूना छाना। उसने देखा कि छानने के बाद भी जमा हुआ पानी मैला था। जब उन्होंने एक फिल्टर पेपर क्यू के माध्यम से उसी मैले पानी का एक नमूना छाना तो छानने के बाद जमा हुआ पानी बिल्कुल साफ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोहेल के अवलोकन की व्याख्या करता है कि फिल्टर पेपर क्यू में फिल्टर पेपर पी की तुलना में छोटे छेद थे? यह स्पष्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, धातु प्लस जल तो क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। धातु में जल मिलाने पर धातु हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या मुक्त होता है? हाइड्रोजन मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है? वस्तु का विस्थापन शून्य, देखिए यहाँ पर जो ग्राफ नंबर ख है यह दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य हो रहा है क्योंकि समय के साथ ये देखिए ये दूरी है, दूरी में ये देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितनी दूरी पहले थी उतनी ही दूरी है, उतनी ही ऊंचाई है दूरी की। तो यह वस्तु के सापेक्ष विस्थापन कैसा है? यहाँ पर शून्य है। तो ऑप्शन नंबर ख सही है। ख कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए 34 नंबर का प्रश्न, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में
उसका सर बड़ा, शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखाते हैं। जादुई दर्पण में शीर्ष में दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या है? किस तरीके का है यह जादुई दर्पण? यह अवतल, समतल और उत्तल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, शीर्ष में दर्पण इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका के आविष्कार में इनमें से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो कोशिका के आविष्कार में सूक्ष्मदर्शी यंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे हम कोशिका को अच्छी तरह से समझ पाए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता? कब परिवर्तन नहीं होता प्रतिरोधकता में? प्रतिरोधक की आवृत्ति में परिवर्तन होने पर। आवृत्ति में परिवर्तन होगा तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ विद्युत बल्ब के विविध भाग दिखाए गए हैं। देखिए, पतला तंतु, कांच का बाहरी आवरण और धातु का छोर। बल्ब में कौन से भाग विद्युत चालक हैं? कौन से भाग विद्युत चालक हैं? केवल पतला तंतु और धातु का छोर बस विद्युत चालक है, बाकी विद्युत चालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है, रिजू ने एक लकड़ी के मेज पर 3 छड़ चुंबकों और एक नाल चुंबक को व्यवस्थित किया। 3 छड़ चुंबक हैं और एक नाल चुंबक है। इसके आधार पर नीचे दी गई व्यवस्थाओं में से किसके अनुसार छड़ चुंबकों को एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है? कौन सी व्यवस्था में छड़ चुंबकों को एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है? तो देखिए, प फ, फिर च छ और क ख। प फ वाली, उसके बाद च छ वाली और उसके बाद क ख वाली। तो देखिए हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, प फ, उसके बाद च छ और उसके बाद क ख। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। यहाँ एक उत्तल और अवतल दर्पण के समान 2 क्रेयान दिखाए गए हैं। 2 क्रेयान यहाँ पर दिखाए गए हैं। उत्तल दर्पण का आमतौर पर उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण में किया जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य सही ढंग से बताया गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य दिखाता है और सीधे प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। प्रश्न क्रमांक 40 है, जैसा कि चित्र में दिखाया है, जैसे ही लड़की धातु के जंगले को ठोकती है, लड़का कान लगाकर सुनने लगता है। ये देखिए, लड़की जंगले को ठोक रही है और लड़का कान लगाकर सुन रहा है। लड़के को कितनी ध्वनियाँ सुनाई देंगी और क्यों? कितनी ध्वनियाँ सुनाई देंगी और क्यों देंगी, यह हम जानेंगे। तो देखिए, 2 ध्वनियाँ, ध्वनि हवा की अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेजी से संचरित होती है। 2 ध्वनियाँ सुनाई देंगी, तो हवा के अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेजी से ध्वनि संचरित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 41 है, एक लड़की को एक जानवर की खोपड़ी मिली। वह नहीं जानती थी कि वह जानवर क्या था, लेकिन उसे यकीन था कि यह अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का क्या संकेत होगा? क्या संकेत निकला खोपड़ी देखकर? 4 दांत नुकीले और लंबे थे। इससे पता चला कि यह अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता था। 42 नंबर का प्रश्न है, एक लोहे की छड़ को 2 समान भागों क और ख में काटा गया। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, भाग क को गर्म और ख को ठंडा किया गया। 2 भागों में काट दिया गया, एक भाग को गर्म कर दिया गया, दूसरे को ठंडा। गर्म भाग क और ठंडा भाग ख के भार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? भार में क्या सही है? देखिए, क का भार और ख का भार में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों के भार बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 43 नंबर का प्रश्न देखिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक छोटे घन को एक खुरदुरी सतह पर
चौकोर दिशा में घुमाया जाता है। छोटे घन को खुरदुरी सतह में देखिए चौकोर सतह में इस तरह से घुमाया जाता है, खुरदुरी सतह में। तो इनमें से कौन सा विकल्प घन पर घूमने के दौरान घर्षण के बल की सही दिशा दर्शाती है? तो घर्षण बल की सही दिशा क्या होगी? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। जब घन इस तरफ गति करेगा तो घर्षण बल उसके विपरीत गति करेगा। ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 44 है, एक आलू को कई हिस्सों में काटा जाता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक भाग में कम से कम एक आँख यानी कली हो। आलू का प्रत्येक ऐसा टुकड़ा आमतौर पर एक नए आलू के पौधे में विकसित होगा। क्या एक नया आलू का पौधा उगेगा अगर केवल उसकी आँख को बोया जाए? तो उगेगा क्या? नहीं, एक नया आलू का पौधा नहीं उगेगा, क्योंकि उसे अंकुरित होने के लिए जो पोषण चाहिए वह आलू के टुकड़े में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो 12 वोल्ट और 2 कूलाम, तो 12 दूनी 24 जूल कार्य किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 46 देखिए, कोयले और लकड़ी जैसे ईंधन को अपूर्ण दहन से इनमें से क्या उत्पन्न होता है जो इनके पूर्ण दहन से उत्पन्न नहीं होता? पूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 47 है, मोहन ने दर्शाए चित्र के अनुसार परिपथ को व्यवस्थित किया और देखा कि बल्ब प्रज्वलित हो गया और उसे बल्ब की सतह पर कुछ काला पदार्थ दिखाई दिया। तो बल्ब की सतह पर काला पदार्थ दिखाई दिया। नीचे दी गई कौन सी वस्तु में काले पदार्थ के समान विद्युत चालकता होती है? कौन सी वस्तु में? कांच की चूड़ी में, क्योंकि यह जो काला पदार्थ है यह कैसा है? विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ देखिए, कांच की चूड़ी कुचालक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 48, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधाघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सा भाग उत्तरदायी है? कांच की शीट पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, नीचे दिए चित्र में एक फैक्ट्री, एक वाहित मल उपचार संयंत्र तथा एक गांव दिखाया गया है। ये देखिए ये चित्र है, इस पर क्या क्या है? एक फैक्ट्री है, एक वाहित मल उपचार संयंत्र है और एक गांव है। ये फैक्ट्री है, ये गांव है और ये वाहित मल उपचार संयंत्र है। गांव में पहुंचने वाला पानी प्रदूषित पाया गया। छानबीन करने पर पता चला कि फैक्ट्री के कारण नदी का पानी प्रदूषित हो रहा था। पानी के नमूने 5 विविध स्थानों के लिए गए, 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5 स्थानों से नमूने लिए गए, यह स्थापित करने के लिए कि प्रदूषण फैक्ट्री से फैल रहा था, न कि वाहित मल उपचार संयंत्र से। किन स्थानों से नमूने लेना आवश्यक होगा? किन स्थानों से नमूने लेना पड़ेगा इन 5 में से? तो देखिए केवल 1, 2, 3 और 4 नंबर के स्थानों से लेना आवश्यक होगा, क्योंकि ये 5वें में तो देखिए 5वां जो है यहाँ पर तो दोनों पानी, नदी का भी पानी और वाहित मल उपचार संयंत्र का भी आ जाएगा, तो पता ही नहीं चल पाएगा कि किससे हो रहा है प्रदूषण। तो 1, 2, 3 और 4 से हमें सैंपल लेना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न 50 है, प्रश्न क्रमांक एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए। तो देखिए एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? विभक्त वलय
दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है? यह हमें पता है कि विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग हम AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने में करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, जीवाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कुछ जीवाणु रोग का कारण होते हैं, सही है। सभी जीवाणु एक कोशिक जीव होते हैं, सही है। जीवाणु हमेशा मानवों के लिए हानिकारक होते हैं, यह गलत है। हमेशा जीवाणु मानवों के लिए हानिकारक नहीं होते। कुछ जीवाणु मिट्टी के जैविक पदार्थ को विघटित करते हैं, यह भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है या गलत है? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 52, इनमें से क्या जल प्रदूषण का स्रोत हो सकता है? जल प्रदूषण का स्रोत क्या हो सकता है? देखिए, वाहित मल, हाँ बिल्कुल, उससे जल प्रदूषण होता है। कीटनाशक से भी जल प्रदूषण होता है और रासायनिक उर्वरक से भी जल प्रदूषण होता है। तो PQR तीनों जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 53 है, सोडा अम्ल अग्निशामक में जब अग्नि बुझाने के लिए क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है? किस प्रकार की गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 54 है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है? द्रव धातु कौन सी है? मरकरी है, इसीलिए तो तापमापी में प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 55 है, वायु में उपस्थित गैसें SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जब वर्षा के साथ नदी के जल में मिलती हैं तब नदी जल के pH मान में क्या होता है? कमी आती है। नदी जल के pH मान में कमी आती है, वह जल अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपर रूप सुचालक होता है? कौन सा अपर रूप सुचालक होता है? ग्रेफाइट कार्बन का सुचालक अपर रूप है। प्रश्न नंबर 57 है, एन ब्यूटेन का अणु सूत्र है। तो ब्यूटेन का अणु सूत्र कौन सा है? C4H10 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण होता है? पेशियों में खिंचाव का कारण है पाइरूवेट के लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 59 है, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन कब दिया जाता है? उसके रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक था। ये देखिए, डायबिटीज़ में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 60 देखिए, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? विद्युत आवेग कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? देखिए, यहाँ पर डेंड्राइट से कोशिकाकाय से एक्सॉन छोर तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? यौन संक्रमण से नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर बी है। बाकी देखिए, सिफिलिस, आतशक, एड्स और गोनोरिया ये सब रोग यौन संचारित हैं, केवल हेपेटाइटिस यौन संचारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 62 देखिए, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? हिरण को यदि हम निकाल देंगे तो क्या होगा? शेर समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी। देखिए, घास, हिरण और शेर थे, यदि हम इसे हिरण को निकाल लेंगे तो शेर समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि घास को कोई खाएगा ही नहीं तो घास बढ़ते ही जाएगी, वृद्धि हो रही ना। और शेर को खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं तो हिरण नहीं मिलेगा तो शेर की मात्रा वैसे ही कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 63 देखिए, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है? तो बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना कहलाता है जैव आवर्धन। ऑप्शन नंबर सी सही है। लोहे में लगने वाले जंग का रासायनिक नाम क्या है?
जंग का रासायनिक नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जो है लोहे में लगने वाले जंग का नाम है आयरन ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित होता है? चींटी के डंक में कौन सा रसायन होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो 66वें नंबर में देखिए, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए वृक्क उसका मुख्य उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर सी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है तो यह दुधिया क्यों हो जाता है? क्यों दुधिया हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड के बनने के कारण। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसके कारण यह दुधिया हो जाता है। प्रश्न नंबर 68 देखिए, जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके रबर के बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर में वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलते दिखाई देती है। बल्ब से दाब हटा देने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण है? किस कारण से पानी चढ़ जाता है? वायुमंडलीय दाब, इसके कारण पानी चढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी। फिर 69 देखिए, कोई कार पहले 15 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा एवं उसके बाद 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई? कितनी दूरी तय की गई? तो देखिए 1 घंटे में पहले चली, 1 घंटे में चलती है 80 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितनी चलेगी? 20 किलोमीटर। वैसे ही 1 घंटे में चलती थी 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितनी चलेगी? 15 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर टोटल कार कितनी चली? 35 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर देखिए 70वें नंबर का प्रश्न, नीचे दिखाई गई 2 खिलौने की कार X और Y 4 अलग अलग क्रमों में एक मेज पर रखी गई हैं। ये देखिए मेज पर रखी गई हैं X और Y। प्रत्येक क्रम में अलग दिशा में प्रत्येक कार के ऊपर चुंबक लगाया गया है। चुंबक लगा दिया गया। दोनों कारों को शुरू में एक दूसरे से समान दूरी पर रखा गया है। कार X को फिर दिखाए गए तीर की दिशा में धकेल दिया जाता है। एक क्रम में 2 कारों के बीच की दूरी समान रही। यह कौन सा विकल्प हो सकता है? दोनों कारों के बीच की दूरी कब समान हो जाएगी? देखिए स्थिति डी में 2 कारों के बीच की दूरी समान रही, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो द है और द है, यानी यहाँ पर समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान आवेश जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन प्रतिकर्षण के विरुद्ध हम जब कार को इस ओर लाते हैं तो वह प्रतिकर्षण का विरोध हो रहा है, अतः कार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूरी समान रहेगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।